जी, आपने नगर निगम को स्ट्रिक्ट होने की बात कही। आप कांग्रेस से हैं और कांग्रेस के महापौर भी हैं, कभी बात कहते हैं आप? देखिए ना, बात जाकर वहीं अटक जाती है कि हम खुद कार्रवाई नहीं करा पाते हैं। अमृत मिशन में जो लाइनें बिछ रही हैं, सड़कों को गड्ढा खोद खोद कर काफ़ी देर बाद में उसको पाटा जा रहा है, लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। और चूंकि तुरंत पाइपलाइन को पाट करके अगर रिपेयर करेंगे तो ना लीकेज का पता चल पाएगा, ना इंटर कनेक्शन हम कर पाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा नगर निगम को लेकर है कि अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी एक अपने बहुमत के लिए किसी पार्षद से संपर्क कर रही है? आपके पास कोई ऐसा मैसेज आया है? देखिए, अभी तक तो ना हमारे पास मैसेज आया है, ना वो हमारे पास कभी मैसेज भेजेंगे। उनको मालूम है कि किसके पास मैसेज भेजना है और किसके पास नहीं। आपको लगता है पॉलिटिकल स्टंटबाजी है? हाँ, पॉलिटिकल स्टंटबाजी कर रहे हैं, चूँकि सत्ता में आए हैं। और बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि सत्ता में आए हैं, सरकार उनकी है, तो दबाव बनाएंगे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तू हर पार्षद तू हर सवाल और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। राजधानी रायपुर में तू हर पार्षद तू हर सवाल ये कार्यक्रम अलग अलग वार्डों में चल रहा है। इसी क्रम में हम वार्ड नंबर 62 यानी शहीद राजीव पांडे वार्ड में इस समय हमारी मौजूदगी है और यहाँ से जो वर्तमान में पार्षद है कांग्रेस पार्टी के समीर अख्तर साहब, ये हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहले जो हमारे कार्यक्रम का पड़ाव रहता है सर, हम हर किसी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आप एक पार्षद हैं, आप अपने जीवन के बारे में बताइए, कैसे राजनीति में आए, पहले का जीवन कैसे था और अभी कैसा है, और अपने वार्ड वासियों के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही। इस वार्ड में पूरा बचपन मेरा गुजरा है और यहीं पढ़ाई करने के बाद में फिर मैंने वकालत की। मैंने 6 साल वकालत की। वकालत करने के बाद में फिर मेरे पिताजी पहले से ही राजनीति में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं और अब उनके कारण मैं भी कांग्रेस से जुड़ा रहा। और जब उनको टिकट मिलने का चांस आया तो उन्होंने कहा कि मेरा लड़का है, उसको टिकट दिया जाए, पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है। और उसके बाद फिर से मैं राजनीति में आ गया। उसके बाद में आप राजनीति में आए, ये आपका तीसरा टर्म है? तीसरा टर्म है। पहले के जो आपने पार्षदी देखी, उसके बाद में अभी जब पार्षद हैं, तो इन सालों का अनुभव कैसा रहा है गुजरे सालों में, और क्या कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा अपने वार्ड में? देखिए, पहले ये एकदम अनडेवलप वार्ड था। सड़क नालियाँ भी उस स्तर पे नहीं बनी थी। उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या थी सफाई की। जगह जगह पे नुक्कड़, गली गली में नुक्कड़, जो बहुत तकलीफ दे था। जैसे ही मैं पार्षद बना, उसके बाद मैंने सबसे पहले जाकर के, उस समय तत्कालीन आयुक्त थे OP चौधरी जी, जो बाद में कलेक्टर बने और अभी तो नेता है बड़े, वो मेरे वार्ड में दौरा करने आए। तो मैंने बोला, साहब ये स्थिति है, नया नया पार्षद हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ी दिलवाई। फिर हमने उस गाड़ी में VIP हॉर्न लगाया, जो कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कुछ इस तरह ऐसे रहते थे कि मैं कुछ भी करने की सोचता था। तो जब हमारी कचरा लेने के लिए गाड़ी जाती थी, VIP हॉर्न वहाँ बजता था, तो कई बार लोग पुलिस आ गई है करके या कुछ आ गई भागने लगते थे। लेकिन उसकी लोगों ने आदत बना ली कि एक जो आ रही गाड़ी है, ये कचरा लेने ही आ रही है। और यहाँ से 16-16, 18-18 ट्रिप जो आपका बूढ़ा तालाब के पास पहले कलेक्शन पॉइंट था, वहाँ जाके कचरा जाता था। और तब से सबसे पहले मेरे वार्ड में ही डोर टू डोर कलेक्शन चालू हुआ और सफाई व्यवस्था सुधरी। फिर पानी की भी समस्या थी, कई जगह बोर करा करके उसको ठीक किया गया। और पानी की 16 टैंकर भी चलते थे, फिर वो टैंकर भी बंद हुए। तो आज की स्थिति है कि पानी की समस्या भी ठीक है, नहीं पहले से बहुत ठीक हो चुकी है। फिर स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम रहता था, नया नया पार्षद बना था, अब स्ट्रीट लाइट हमको मिलती नहीं थी। सीनियर पार्षदों के यहाँ लाइट आ जाती थी, तो मैंने 1-2 लोगों को हायर किया कि आज पड़ोसी वार्ड की लाइट को निकाल के ला लो। तो मैं वैसे ही करता था। तो एक दिन सुभाष तिवारी जो हमारे पड़ोसी पार्षद थे, बोले, ये क्या गलत काम कर रहे हो तुम जनता के लिए गला भी कटा लोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं बोला, भैया आप तो सीनियर पार्षद हो, आप क्या तो लाइटें आ जाती है, मेरे आती नहीं, मजबूरी है, मेरे को तो मोहल्ले में अंधेरा रखना नहीं है, भले सारा चोरी समझो। तो ये इस तरह से संघर्ष करते करते लोगों ने फिर पहला चुनाव मात्र में 129 वोट जीता, दूसरा चुनाव 2000 से ऊपर वोट से जीता। उस समय मैं बीमार भी था, मुझे जॉइंडिस हो गया था।
लोग नाराज़ हो गए थे कि पार्षद होकर के मिलने नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने पॉम्पलेट में छापा, उसमें मैंने लिखा कि भाई ये स्थिति, इस कारण मैं नहीं आ पा रहा हूँ। और फिर रिक्शे में बैठ करके लोग प्रचार प्रसार किया, लोगों ने बहुत प्यार दिया और मुझे जिता दिया। उसके बाद फिर जिसको ही जैसे शीतला मंदिर परिसर का एरिया बनाना है, मुस्लिम हॉल बनाना है, कुछ सामुदायिक भवन बनाना है, जो जो यहाँ की मांग थी उसको पूरा किया। फिर आरडी प्लाट एक ऐसे एरिया था जहाँ पर लोगों के नाम से 50 रुपये स्टाम्प में खरीदी बिक्री करते थे, लेकिन आरडीओ में उनका नाम नहीं चढ़ पाता था, बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर अभी बार तत्कालीन जो हमारे मंत्री रहे मोहम्मद अकबर भाई, वो आवास मंत्री भी रहे, तो उनके पास जा कर के जब मैंने ये बात की तो उन्होंने पूरे आरडीए के क्षेत्र में सबकी रजिस्ट्री करवा दी, सबके नाम चढ़वा दिए। तो आज वो फ्री होल्ड हो गया है। उसी प्रकार पट्टे की मांग थी इंदिरा नगर में, बहुत सारे एरिया में। अब जब भूपेश बघेल जी के द्वारा पट्टा वितरण किया गया तो सारे लोगों को पट्टा मिल गया। बाकी का जो क्षेत्र है वो बुलाकीलाल पुजारी परिवार की ज़मीन है। चूँकि वहाँ पट्टा नहीं मिल सकता, ये चीज़ मैं जनता को भी बता सकता हूँ कि प्राइवेट ज़मीन है, आप उनसे रजिस्ट्री करवा लीजिए। हमने पुजारी परिवार से भी बात की, उनका कहना है कि भाई हम आपको मिनिमम दर पे गवर्नमेंट गाइडलाइन में हम आपको ज़मीन दे सकते हैं, उससे कम में देंगे तो हमको भी टैक्सेस पटाना पड़ेगा, हम कहाँ से देंगे। तो ये स्थिति है। बहुत सारे लोगों ने उनसे भी जाकर के रजिस्ट्री कराई है, किस्त के माध्यम से हो जाता है। तो बड़ी समस्या तो मेरे यहाँ कोई बहुत बड़ी कोई रही नहीं। एक शमशान घाट की समस्या थी, प्राइवेट व्यक्ति से उसका विवाद ज़मीन का चलते रहता था, उसका भी लगभग निराकरण हो रहा है। शमशान घाट का सौंदर्यीकरण का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसी प्रकार तालाब का भी काम है, तालाब का काम भी कुछ विवाद हो रहा था कि तालाब का पार को पाट दिया जा रहा है, तो कलेक्टर साहब और सारे लोगों ने उसका भी निराकरण कर दिया है और एक तालाब का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। आपने साफ़ सफाई का मुद्दा उठाया, लेकिन आज भी रायपुर में देखा जाता है कि गलियां नालियां साफ़ नहीं होती। क्या पर्याप्त मात्रा में आपके यहाँ कर्मचारी है? देखिए, कर्मचारी भी है, गाड़ियाँ भी चलती है, कभी कभी गाड़ियाँ नहीं भी चल पाती। अभी बीच में जो निगम ने सूखा कचरा अलग दो, गीला कचरा अलग दो, उससे पब्लिक थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि पब्लिक इतना झंझट नहीं पालती, एक साथ कचरा डालती है। अब अगर सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग देने की बात आती है, बाल्टियाँ भी दी गई लेकिन नहीं कर पाते, तो लोग क्या करते हैं, गाड़ी में कचरा डालने के बजाय नाली में डाल देते हैं। भाई, जब डोर टू डोर कलेक्शन डेली हो रहा है, निगम की गाड़ियाँ रोज़ चलती है, मोर रायपुर, मोर जिम्मेदारी के गाने के साथ चलती, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, ये सारी सुविधाएं हमने दी। कर्मचारी भी अपने हिसाब से पर्याप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता ही नहीं कि सहयोग करेगी तो गंदगी रहेगी। पहले सोचिए कि पहले ना घर लोगों के गाड़ियाँ आती थी, ना इतने कर्मचारी हुआ करते थे। आज की स्थिति बहुत अलग है, घर घर गाड़ियाँ आ रही है, कर्मचारी है, जहाँ नुक्कड़ उक्कड़ के पॉइंट वहाँ कैमरे तक लगा दिए गए हैं कि भाई लोग कचरा फेंकते तो उनको, चूँकि थोड़ा सा नगर निगम को और शासन को पनिष्ट करना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा भय। लेकिन क्या होता है, राजनीति ऐसे रहती है यार, अपने किसी परिवार वालों को आप थाने में बैठा दोगे, उनके ऊपर कोई मामला बना दोगे तो लोग गलत मैसेज जाएगा, उस चक्कर में ये सारी चीज़ें होती। थोड़ा स्ट्रिक्ट अगर नगर निगम हो जाए, शासन हो जाए, कि कोई कचरा फेंक रहा है उसको बिल्कुल 500, 1000, 2000 का पनिश कर दे या थाने में बैठा दे ले जाके परिवार किसी व्यक्ति को, एक पर भय होगा तो वो भी सुधार होगा। कहीं ना कहीं आप पूरी सुविधा दे दो, पूरे कर्मचारी रख दो। क्यों ज़रूरत पड़ती है रोज़ नाली निकालने की? क्यों नाली में लोग कचरा फेंकते हैं? जब घर से घर गाड़ियाँ आती है, नहीं आती तो हमको बताइए, शिकायत कीजिए। लेकिन जब आपको सारी सुविधाएँ दे दी है, सुबह से लेकर 2 बजे तक, फिर रात की अलग गाड़ियाँ चल जाती है, उसके बाद भी अगर नाली में कचरा आ रहा है तो इसमें नगर निगम और प्रशासन के साथ साथ जनता की भी जवाबदारी है। जी, आपने नगर निगम को स्ट्रिक्ट होने की बात कही, आप कांग्रेस से हैं और कांग्रेस के महापौर भी हैं, कभी बात कहते हैं आप? देखिए ना, बात जाकर वहीं अटक जाती है कि हम खुद कार्रवाई नहीं करा पाते हैं। कोई हमारा पड़ोसी निकल जाता है, कोई हमारा चाचा निकल जाता है। भाई पूरा वार्ड तो हमारा परिवार है ना, वार्ड में आप किसके पर कार्रवाई करोगे? सिर्फ थोड़ा सा हम चिल्ला देते, चमका देते हैं, लेकिन नहीं करा पाते कार्रवाई। आप पहले ऐसे पार्षद हैं जो स्वीकार कर रहे हैं इस चीज़ों को कि कोई परिचित निकल जाते हैं, कुछ नहीं करेगा। बेतरतीब लोग नालियों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं,
कार्रवाई होगी तो सब पे होगी। अगर मैं कार्रवाई कराऊंगा तो पहले अपने परिवार पे कराऊंगा, अपने घर पे कराऊंगा, तब फिर मोहल्ले में दूसरे पे कराएंगे। जब सब लोगों के ऊपर आप कार्रवाई करोगे तो ही आप एक जैसी सोच वाले रखने वाले होंगे। तो आप अपनों के चक्कर में नुकसान भी कर लेते हैं कि वार्ड में सफाई नहीं हो पाती। सबसे पहले तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी घर वालों को हम थाने में डाल दें ले जा करके कि कचरा तुम मालूम कैसे डाले हो, तो दूसरे लोग बोलेंगे हाँ यार ये तो, तब ये काम होगा, लेकिन कोई नहीं कर पाता। आवास योजना की आपने बात जब आती है, आवास योजना की आपने कुछ देर पहले पट्टा का जिक्र किया, आपके यहाँ कितने लाभार्थी हैं? मेरे यहाँ फ़िलहाल 80 लोगों को पट्टा मिला है और उसके बाद जो लोग छुटपुट त्रुटि हुई थी, कुछ एरिया शासकीय भूमि के नाम झोंक पे कुछ का आवेदन नहीं हो पाया था, तो जिस समय पट्टा मिला था उस समय हमने तत्कालीन कलेक्टर साहब से जाकर के बात की थी। तो उन्होंने बोला था ये सतत प्रक्रिया, आपको पट्टा जिन लोगों का नहीं है उसका आप दावापत्ती करा दीजिए, आवेदन करवा दीजिए, बचे हुए लोगों को भी पट्टा मिलेगा। लेकिन चूँकि अब सरकार बदल गई है, अब सरकार की क्या योजना है ये तो अब नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से जो बचे हुए पट्टे थे उसका वितरण सेकंड थर्ड फेज में होने वाला था। जी, ये आवास योजना की बात मैंने की। कितने ऐसे लाभार्थी हैं आपके यहाँ? 80 परिवार है। 80 परिवार अभी पहले मिल चुका है और अभी कोई पेंडिंग में है? करीब 200-250 लोग पेंडिंग में। पूरा इंदिरा नगर का जो क्षेत्र है रिंग रोड के किनारे का, वो लगभग शासकीय भूमि में, जितनी शासकीय भूमि वहीं पट्टा मिलेगा। और उसमें भी जो रिंग रोड से 35 फीट छोड़ करके दायरा है, चूँकि रिंग रोड का मामला है, कभी भी चौड़ीकरण सारी चीज़ें आ सकती है, इस कारण से रिंग रोड से 35 फीट छोड़ के जितने मकान शासकीय भूमि में सबको पट्टा मिलने का हुआ है। चूँकि कुछ मकान बड़े हैं उस कारण से भी नहीं हुआ, जो 600 फीट से ज़्यादा है, किसी 2000 फीट है, किसी कुछ है, तो उसमें वो टुकड़े टुकड़े में भी पट्टा मिल सकता था। जी, आपने शुरुआत में पानी का जिक्र किया था कि मैं जब पार्षद बना शुरुआत में उस समय टैंकरें आती थी, और अभी हालत कैसी है इसकी? अभी टैंकर मुक्त है, चूँकि अभी अमृत मिशन की लाइनें भी डल गई हैं, जिस कारण से कुछ परेशानियाँ हुई थी, क्योंकि लाइन डलने से बहुत सारी पुरानी लाइन डैमेज हुई, उसके वजह से कुछ तकलीफ रही है पिछले 1-2 सालों से। नहीं तो मेरे पार्षद आज में 14 साल हो चुका है, कार्यकाल में पानी की तकलीफ बिल्कुल नहीं थी। फिर भी टैंकर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी कभी कुछ एरिया में पड़ी तो पड़ी, लेकिन अब वो अमृत मिशन का काम अभी घरों घरों मीटर लगना चालू हो गया है और 1-आध महीने के अंदर में लगभग अमृत मिशन की पूरी लाइन चालू हो जाएगी, तो वो भी समस्या वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अमृत मिशन में जो लाइनें बिछ रही हैं, सड़कों को गड्ढा खोद कर काफ़ी देर बाद में उसको पाटा जा रहा है, लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। देखिए, चूँकि ये काम बड़े स्तर पे है और काफ़ी लंबे समय के लिए है, और चूँकि तुरंत पाइपलाइन को पार्ट करके अगर रिपेयर करेंगे तो ना लीकेज का पता चल पाएगा, ना इंटर कनेक्शन हम कर पाएंगे। ये भी कारण रहा है कि लंबे समय से, चूँकि हमारे यहाँ जिस समय पाइपलाइन डल रही थी फिर कोरोना काल लग गया, 2 साल उसमें काम नहीं हो पाया, और पूरे शहर की जो पानी की लाइन है हमारे वार्ड से गई है, फिल्टर प्लांट हमारे वार्ड में, पूरी राइजिंग लाइन यहाँ से गई है, तो सबसे बड़ा जो गड्ढों का दंश है हमको ही झेलना पड़ा। लेकिन जिस जगह से राइजिंग लाइन गई थी वहाँ से लेकर के मुख्य मार्ग तक पूरा हमने डामरीकरण करा दिया है। अभी फुट एरिया में गली में कुछ हिस्सा बचा हुआ है, चूँकि कनेक्शन वगैरह चालू हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं उसमें भी रिपेयर वगैरह और कंक्रीट कराऊँगा, क्योंकि मैं खुद विद्युत विभाग का अध्यक्ष हूँ और मैं नहीं चाहता कि फिजूल में ही डबल या टिबल सड़कें बने। इस कारण से भले मैंने लोगों की बहुत बातें सुनी हैं, डांट सुनी है, गालियाँ सुनी है कि गड्ढा है, गड्ढा नगर हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, लेकिन पैसे की बर्बादी मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता तो उस वक्त मैं तुरंत रिपेयर भी करवा देता, डामरीकरण भी करवा देता, लेकिन फिर से जो लाइनों की चेकिंग वगैरह सारी चीज़ होती तो फिर लीकेज वगैरह होता, फिर से पूरे गड्ढे खुलते, जिस कारण से अब जा कर के मेरे यहाँ फिलिंग वगैरह काम डामरीकरण का बहुत सारी जगह में हो गया। बच्चे हुए एरिया में भी जैसे पूरी पाइपलाइन पूरी चालू हो जाएगी तो सबका मैं सीसी रोड और डामरीकरण करवा दूँ। जी, राशन कार्डधारी कितने हैं आपके वार्ड में और राशन दुकान कितने हैं? मेरे वार्ड में 4 राशन दुकानें हैं और राशन कार्डधारी है लगभग 3000, जिसमें से 2500 के आसपास गरीबी रेखा के अंतर्गत है और 500 जो है 500-600 सामान्य राशन कार्ड है। दुकानों पर कतारें तो नहीं लगती? बहुत से जगह हमने देखे हैं कि लंबी कतारें रहती हैं। यहाँ पर अभी उन लोगों ने भी 1-2 दुकानें और बढ़ा ली है दुकानदारों ने, तो यहाँ
दुकानों पे कतारें नहीं लगती, आसानी से राशन मिल जाता है। बहुत से वार्डों में यहाँ के रायपुर के घूमे हैं, बहुत से जो बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि हमें पेंशन नहीं मिलता, ऐसी शिकायत तो नहीं है आपके यहाँ? देखिए यहाँ शिकायत है, लेकिन जो व्यक्ति आते हैं मैं उनके एक एक को उनके पूरा डाटा जानता हूँ। अगर उनका 2007-8 की सूची में नाम नहीं है, 2000 की आर्थिक जनगणना में जो गाइडलाइन दी गई है उसमें वो गरीबी उसके अंतर्गत नहीं आते 2011 की, तो उनका नहीं बन सकता। मेरे यहाँ 1-2% ऐसे लोग होंगे जिनका पात्र होकर नहीं बन पाया होगा। चूँकि मैं 15 साल से 14 साल से लगातार पार्षद हूँ, पूर्व में भी मेरी बुआ है पार्षद थी, तो मैं सब एक एक घर को जानता हूँ कि ये 2007-8 की सूची में इनका नाम है, इनका नहीं है। तो मैं बिल्कुल मुंह पे बता देता हूँ कि भाई आपका नाम नहीं हो पाएगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपका राशन कार्ड गरीबी रेखा नहीं बना पाएगा और ना ही आपका निराश्रित पेंशन बन पाएगा। जो जिस चीज़ में आप पात्र हो उसी में बनेगा। आप जब नगर निगम में जाते होंगे अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर, वहाँ से पर्याप्त जो संकेत मिलना चाहिए कामकाज को लेकर मिल पाता है? देखिए खुद अगर जब सत्ता में रहते हैं तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं कि हम अपनी बात को चिल्ला करके, चमका करके, विरोध करके नहीं कर पाते हैं। आज ही हमारे हाथ में बहुत से काम बचे हैं, लेकिन होता यह है कि सत्ता पक्ष अपनी बात को खुल करके नहीं बोल पाता है। और उसके बाद एक तो मैं पार्षद तो सत्ता पक्ष में हूँ, साथ में मैं लगातार 2 बार से MIC मेंबर, इसके पहले भी अपील समिति में भी रहा हूँ, तो मैं खुद ही वित्त विभाग में रहा हूँ, उसके पहले सामान्य प्रशासन में रहा हूँ। तो मैं अपने ही सत्ता का, अपने शासन का खुल के विरोध कैसे करूँगा? तो ये बात तो रहती है कि विपक्षियों का काम जल्दी होता है, क्योंकि वो जब मेरे सामने आकर बोलेंगे हमारे सड़क नहीं बनी, नानी बनी, ये बनी, तो मैं अपने डिपार्टमेंट में बोलूँगा भाई इनका पहले इनकी फाइल को पास करवा दें। मैं पहले ही नहीं बोलूँगा मेरा कर दें। तो इस कारण से थोड़ा तकलीफ़ होती है, इसलिए पूरी बात अपनी नहीं रख पाता है। आप कांग्रेस के पार्षद अब कह रहे हैं कि थोड़ी समस्या होती है, विपक्ष के पार्षद उनके काम अच्छे थे, लेकिन हमने बहुत से लोगों का इंटरव्यू किया जिनमें कहना है उनका कि हमारी नहीं सुन रहे, यहाँ पर न तो सरकार, राज्य सरकार है और महापौर यहाँ कांग्रेस के ही हैं, लेकिन ठीक ठाक काम नहीं हो पा रहा। हमारे समय में अच्छा होता था काम है। देखिए मांग जो होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आज शहर में अच्छी सड़कें भी बनी है, थोड़ी सी रिपेयर की ज़रूरत है, पूरी नई सड़क बना लेते हैं। ऐसी मैं बीजेपी पार्षदों के वार्ड की बात करता हूँ कि डामर हुआ, फिर नया डामर, फिर तीसरा डामर। मैंने बताया कि मेरे खुदाई हुई, लेकिन मैंने नहीं काम करवाया जब तक कि कंप्लीट ना हो। अब हमारे पड़ोस में चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड है, भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है, 10-12 करोड़ के काम हमारे सामने हुए। तो ये बात वो लोग नहीं कर सकते कि हमारे वार्डों में काम नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है। आप चले जाके ये देखिए, मनोज वर्मा का वार्ड है या सरिता वर्मा का वार्ड है, वहाँ काम हुआ है, वहाँ PWD से भी काम हुआ है, हमारे PWD से काम नहीं है। PWD के काम को विधायक महोदय द्वारा कराया जाता है, हमारे यहाँ विधायक महोदय ने कोई काम नहीं करवाया। हमने कल चंद्रशेखर वार्ड की जो पार्षद हैं उनका इंटरव्यू किया, उनमें उन्होंने कहा भी इस चीज़ को कि हम अपनी समस्या को लेकर विधायक के पास जाते हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि आप नगर निगम में क्यों नहीं जाते, तो उनका कहना है कि वहाँ से हमें पर्याप्त नहीं मिल पाता। 2 करोड़ की महापौर निधि उसी वार्ड में लगी है, चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड में 2 करोड़ की महापौर निधि, महापौर के द्वारा कितने सारे काम उस वार्ड में कराए गए हैं वो हम जानते हैं। और उसके बाद अगर ऐसी बात करते हैं नगर निगम का डाटा निकालेंगे, तो मैं वित्त विभाग में बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि निगम के माध्यम से इतने ज़्यादा काम उस वार्ड में हुए, विधायक निधि से, विधायक के माध्यम से नहीं हुए जितना, ना ही PWD के विभाग से हुए, लेकिन नगर निगम ने इतने ज़्यादा वहाँ काम कराए हैं। और सबसे ज़्यादा रायपुर शहर में अगर किसी वार्ड में काम हुआ होगा तो ये चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड है, जहाँ की पार्षद इस तरह की बात कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है आपकी? देखिए मेरे यहाँ शिक्षा, सरकारी स्कूल एक मिडिल, एक प्राइमरी है और एक मिडिल है जो मेरे और देवेंद्र यादव के वार्ड में है। तो वहाँ तो मतलब जो मिडिल और हाई स्कूल है वहाँ तो बिल्कुल बच्चे पूरे फुल रहते हैं, अप्रोच लगानी पड़ती है एडमिशन के लिए, वहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है। यहाँ जो प्राइमरी है उसमें बच्चों की कमी है, क्योंकि नए स्तर पे लोग ज़्यादातर सब इंग्लिश मीडियम की तरफ भाग रहे हैं। यही कारण है कि थोड़ा सा हमारी हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम जा रही है। बाकी लोग यहाँ अच्छी शिक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर इंडियन पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर लगभग वार्ड के सारे बच्चे जाते हैं, वहाँ जाते हैं। सरस्वती स्कूल है। तो अभी
सारे लोग चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, शिक्षा की ओर तो सबका ध्यान है, सभी लोग शिक्षा के में जा रहे हैं। बहुत ऐसे कम होंगे जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर कैसे? स्वास्थ्य में मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मोबाइल वैन है वो सप्ताह में 2-2 बार आती है, और टीकाकरण का केंद्र भी हमने यहाँ खोल के रखा हुआ है। अभी हमारा हॉस्पिटल बन रहा है स्लाटर हाउस के बाजू में। बीच में ये स्थिति हो गई थी कि 2 बार वहाँ की दीवार तोड़ दी गई। वहाँ जो कुछ नशेड़ियों का जमवाड़ा रहता है वो एक तकलीफ़ है कि काम आप कराने जाओ तो नशेड़ी और ये लोग, तो उसलिए भी मैंने स्वयं के अपने खर्चे से वहाँ पर कैमरा लगा के रखा है। अभी वहाँ पर आप जाएंगे, स्लाटर हाउस के बाजू में ही हमारा हॉस्पिटल बन रहा था, तो हमने हमारा हॉस्पिटल जो हमारी बनाना चालू हुई तो कुछ 5 फीट दीवार उठी थी, तोड़ दिए रातों रात। फिर पता कर रहे हैं, इधर घूम रहे कौन तोड़ा क्या तोड़ा, फिर बता नहीं रहे। फिर मैंने चलो यार हो गया होगा कोई, फिर बनाए फिर तोड़ दिए। तो परेशान होकर के मैंने फिर वहाँ कैमरा लगाया। चूँकि वहाँ नशेड़ियों का जमवाड़ा रहता है, लगातार हमने भी शिकायत की, जनता भी शिकायत करती, तो अब कम से कम उस क्षेत्र में नशेड़ी नहीं बैठते। वैसे ही राहुल किराना दुकान के पीछे और इन गलियों में, इंदिरा नगर की गलियों में बड़ी शिकायत हुआ करती है कि भैया नशा करते हैं लोग, ये करते हैं। तो वहाँ भी मैंने स्वयं के खर्च से 8 कैमरे लगवाएँ, ऐसे करके 9 कैमरे भी लगवाएँ। वैसे ही हमने उमंग कॉलोनी में कॉलोनी वालों से और नगर निगम से टाई अप करके 8-10 कैमरे उमंग कॉलोनी में लगाएं। तो कैमरे लगने से ये हो जाता है कि लोगों को भय रहता है कि निगरानी में है। और आने वाले समय में मेरा प्लान है कि हर चौक चौराहे में कैमरे की लगाया जाए। मैंने लगातार शासन से भी मांग की है, कलेक्टर महोदय को भी दिया है कि सेंसिटिव एरिया है, यहाँ कोई अप्रिय घटना न घटे, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। तो मजबूरीवश ऐसा होगा कि खुद के पैसे से भी, जनता से चंदा करके भी, किसी भी तरीके से हमको अपने उद्देश्य को पूरा करना। जिस तरह से मैं अगर लाइट की ज़रूरत पड़ती थी तो दूसरे वार्ड से लाइट चुरा के लगा लेता था। तो ये मेरा प्लान है कि अब ये जो हमको इन नशेड़ियों से, अपराधियों से अगर लड़ना है, क्योंकि अपराध करने के बाद गायब हो जाते पता नहीं चलता, लेकिन कैमरा रहेगा तो पुलिस की भी पकड़ में रहेंगे और पूरे वार्ड में हर चौक चौराहे में जहाँ जहाँ अपराध हो रहा है या जैसे नशेड़ी लोग बैठते हैं उसके लिए कैमरा लगाएंगे। और पहले भी हमने यहाँ पर नशेड़ियों को कई बार गिरफ्तार करवाया है, लेकिन कहीं ना कहीं लचर कानून व्यवस्था है तो लोग छूट जाते हैं। फिर वो नशे का कारोबार, जो कि रायपुर शहर में सबसे बड़ा तकलीफ़ जो है वो है नशा, जो सूखा नशा, दुनिया भर के टेबलेट और सिरप और क्या है, जिससे पूरी पीढ़ी ख़राब हो रही है। तो उसका विरोध, अच्छा खुल करके हम उन नशेड़ियों के बीच जा करके उनको चमका धमका चिल्ला नहीं सकते, उनको तो कोई होश नहीं रहता। कितने चाकू आपको मारेंगे आपको खुद समझ में नहीं आएगा। कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत नहीं करता कि भैया जाए। पुलिस वाले भी उनसे कई बार छुप के जाते हैं कि ये स्थिति रहती है कि पुलिस पे हमला न कर दें। तो पुलिस अपना काम पेट्रोलिंग करती है, वो बीच में से पकड़ के भी ले जाती है, फिर छूट भी जाते हैं। इन नशेड़ियों को तो बिल्कुल कोई ऐसा धारा लगाना चाहिए कि बिल्कुल अब वो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होती नहीं, छूट जाते हैं। नशा बेचने वाले भी छूट जाते हैं। वही दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ भी जो युवा पीढ़ी खराब हो रही है नशे से। एक समस्या जो आवारा पशुओं की है पूरे रायपुर शहर में, आपके यहाँ भी ये स्थिति है? हम क्योंकि सड़कों से आते जाते रहते हैं, इधर से देखते हैं। आवारा पशु का जो समस्या का निदान है तो गौठान वगैरह सब बनाए गए हैं, लेकिन गौठान में भी लगातार उनको चारा वारा नहीं खिला पाते हैं। कारण क्या है कि उन्हीं जानवरों को पकड़ के लिया जाता है जिनके मालिक उनको छुड़ाने आते हैं। अच्छा। ना वो आप कभी सांड नहीं देखोगे, जो लोग घर से भगा देते हैं वैसे जानवरों को नगर निगम भी नहीं ले जाती है, और ले जाएगी तो रखेगी कहाँ और कितना खिलाएंगे। कहीं ना कहीं पब्लिक को चाहिए कि जैसे मैं गाय बैल की बात कर रहा हूँ कि भाई कम से कम आप ही रोटी और ये दुनिया भर का दाल है और आप अपने घर में पालने का प्रयास करें तो ये समस्या दूर होगी। नहीं तो बहुत दिक्कत है, कई एक्सीडेंट होते हैं, कुछ जानवर की भी डेथ होती है और लोग इंसान भी कई सारे डेथ हो जाते हैं। हमारे पड़ोस का ही एक बच्चा, ऐसी गाड़ी सामने आ गई थी तो उसकी डेथ हो गई, कोई गाय आ गई थी। तो ये होता है। और कुत्तों का भी ऐसा ही है कि कुत्तों को ले जाते हैं, उनका बधियाकरण करते हैं, नसबंदी करते हैं, फिर ला करके उसी मोहल्ले में छोड़ते हैं।
उनको कहीं अलग रखने का नियम नहीं है। जिस मोहल्ले से लेगा उसी मोहल्ले में आपको ले जा छोड़ना है। संजय नगर से ले जा करके अगर उसको कालीबाड़ी में छोड़ देंगे या उसको संतोषी नगर छोड़ देंगे तो वहाँ के लोग विरोध करेंगे। जिस मोहल्ले का कुत्ता है उसको वहीं ले जाके छोड़ना है। ये रहता नसबंदी होती है, लेकिन अब वो कितनी होती है, क्या होती है, ये दिक्कत है। और पहले नगर निगम उसको पकड़ रहा भी था तो हमारे तत्कालीन कमिश्नर के पास मेनका गांधी जी का फ़ोन आ गया था कि आप कैसे पकड़ रहे हो, ये कर रहे हो। तो कर भी क्या सकते हैं, उनको मार सकते हैं, जो मारेगा वो जेल जाएगा। पहले जहर देने का कानून था, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो ये समस्या तो रायपुर शहर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में देखी जा रही है। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा नगर निगम को लेकर है कि अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी एक अपने बहुमत के लिए किसी पार्षद से संपर्क कर रही है? आपके पास कोई ऐसा मैसेज आया है? देखिए, अभी तक तो ना हमारे पास मैसेज आया है, ना वो हमारे पास कभी मैसेज भेजेंगे। उनको मालूम है कि किसके पास मैसेज भेजना है और किसके पास नहीं। स्थिति क्या लगती है? क्या अविश्वास प्रस्ताव ला पाएगी? क्या गिर जाएगी? प्रस्ताव के लिए 1/3 चाहिए, तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला लेंगे ज़रूर, लेकिन वो पास करा पाएंगी इसकी तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पार्टी गाइडलाइन पे सब हम लोग बंधे हुए हैं। कोई भी कांग्रेस का पार्षद मैं नहीं समझता कि क्रॉस करके अपनी पार्टी की अपनी बदनामी करेगा। पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी जब तक चाहेगी वहाँ पर रहेंगे। पार्टी अगर निर्णय लेगी, पार्टी चाहे तो बदल सकती है, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल है तो कोई ज़रूरत भी नहीं। इसकी बाद कुछ दिन के बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा चुनाव के, फिर कुछ दिन के फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसी कोई अभी आवश्यकता ही नहीं है कि महापौर जी बदला जाए। और चूँकि काम कर रहे हैं और मान लीजिए कुछ त्रुटि बेसी है तो इस साल भर में उनको भी ठीक करना चाहिए। ऐसा कहीं उम्मीद नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव पास होगा। आपको लगता है पॉलिटिकल स्टंटबाजी? नहीं, हाँ पॉलिटिकल स्टंटबाजी कर रहे हैं, चूँकि सत्ता में आए हैं। और बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि सत्ता में आए हैं, सरकार उनकी है तो दबाव बनाएंगे ही, लेकिन नियमानुसार विधिवत रूप में तो वो अविश्वास प्रस्ताव को पास नहीं करा सकते। अभी जो भूपेश सरकार रही है, क्या केंद्र सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपके यहाँ अच्छे से क्रियान्वयन हो रही है? देखिए, भूपेश बघेल जी का जैसे सभी परिवार को 35 किलो अनाज का वो सबको मिल रहा था। मोबाइल वैन का जो फ़ायदा था, दवाइयों का, जेनेरिक दवाइयों का, वो सबको मिल रहा था। और आत्मानंद स्कूल के लिए तो इतना अप्रोच लगता था कि हम भी नहीं करा पा रहे। अप्रोच से नहीं होता था, वो तो ऑनलाइन सिस्टम था। तो वो आत्मानंद स्कूल का इतना मतलब ग्लैमर जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने लाया, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। अब चूँकि कहाँ त्रुटि हुई है वो तो जनता जाने, लेकिन धरातल में तो जो उन्होंने काम किया है, मैं नहीं समझता कि मेरे होशावास में छत्तीसगढ़ के किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया हो, ऐसा छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान बढ़ाया हो। तीज त्यौहार की बात हो, किसानों की बात हो, बिजली बिल के दर कम हुआ, जनता को हर एक फ़ायदा जो डायरेक्ट पहुंचता था। और सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे श्रम विभाग को देख लीजिए। अब श्रम विभाग में पहले बीजेपी की गवर्नमेंट के समय में साइकिल और सिलाई मशीन बांटते थे, उषा का बता करके आशा का बांटते थे। सिलाई मशीन 20,000 10,000 की चीज़ को 5,000 वाली चीज़ 10,000 में बेचते थे, बाकी कमीशन खोरी करते थे। यहाँ तो डायरेक्ट अकाउंट में जनता के पैसा जा रहा था। सिलाई मशीन का पूरा पैसा, आप चाहे सिलाई मशीन खरीदो चाहे कुछ और खरीदो, चाहे आप साइकिल खरीदो या कुछ और खरीदो। शिक्षा में भी पैसा बढ़ा दिए थे, मृत्यु में भी मजदूरी उसमें पैसा बढ़ा दिए थे। तो जनता को डायरेक्ट जो पिछली सरकार से ज़्यादा यहाँ जनता को फ़ायदा मिल रहा था। उसके बाद अब जनता ने किस मुद्दे पर वोट दिया है तो वो जनता ही साल भर के बाद जनता को खुद समझ में आ जाएगा। साल भर के बाद लोग भूपेश बघेल को याद नहीं किए तो आप मेरे को बोलना। चलिए, लेकिन अब आपके राजनीतिक भविष्य पर सवाल कर रहा हूँ कि अब लगभग 3 टर्म आपने देख लिए हैं, आगे की महत्वाकांक्षा क्या है राजनीति में आपकी? देखिए, मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ मेरे वार्ड की जनता की सेवा तक है। मैंने कोई बड़े पद की कभी मांग न की, न कभी। मैं सिर्फ एक वार्ड पार्षद के रूप में ही कार्य करता रहा और मैंने कभी शासन से ये नहीं कहा कि मुझे और कोई बड़ी पोस्ट दी जाए। ये मेरे को चाहे मैसिम वित्त विभाग में भी ना मैंने मांग की थी,
न सामान्य प्रशासन। पिछले बार प्रमोद दुबे जी के समय में था तो मैंने किसी पद की कभी मांग नहीं की, यहाँ तक मैं टिकट भी मांगने नहीं आता। मेरे कार्य को देखते हैं, मेरे वार्ड में जब 2-2 हज़ार से मैं जीतता हूँ तो खुद उनको मालूम रहता है कि चाहे मोदी लहर हो, चाहे अभी लहर हो, अभी बीजेपी की लहर में भी हम 1000 के लगभग वोट से हमारे वार्ड में कांग्रेस जीती है। 68,000 वोट से जहाँ पर कांग्रेस के हमारे महन जी हारे हैं, वहाँ इस वार्ड से कांग्रेस जीती है। तो निश्चित रूप से स्वयं वो खुद से पार्टी मुझे ला करके टिकट देती कि तुमको लड़ना है, तो काम करूंगा तो जनता भी वोट देती है। जब मैं खुद चुनाव लड़ता हूं तो वहां पर कांग्रेस भाजपा बंद हो जाता है, वहां पर व्यक्तिगत भी रहता है कि नहीं समीर भाई है, तो ऐसे ऐसे बेल्ट से भी वोट मिलता है। जहां पर बीजेपी का भी वोट मिला है, बाद में मुझे वोट मिलता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत प्रत्याशी का भी मामला है। यहाँ बृजमोहन अग्रवाल जी लड़ रहे हैं जो 8 बार से विधायक है, कहीं ना कहीं लोकप्रिय हैं, इस कारण से भी इतने बड़े बड़े मतों से जीत रहे हैं। फिर भी यहाँ पर उनको कुछ कम मिलता है, वोट मिलता है उनको, दूसरे चुनाव से ज़्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी कम यहाँ मिलता है उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत को भी जनता उसमें कन्वर्ट करती है। जाते जाते आपके क्षेत्र के वार्ड वासियों को कुछ कहना चाहें हमारे माध्यम से? बस यही है, जो भी बचे हुए काम हैं उसको पूरा करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मेरे स्वास्थ्य के कारण से बहुत कई बार मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन जो भी काम है वो मैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा हूँ। उसमें राजू पांडे वार्ड में जितनी भी समस्या होती है उसमें अधिकारी कर्मचारी सभी लोगों को जोड़ा जाता है और कोशिश की जाती है कि 3 दिन के अंदर उनका निदान हो। तो मुझे जो भी समस्या है डायरेक्ट फ़ोन में भी कर सकते हैं, और कोशिश करूंगा कि जो मेल मुलाकात मेरे से नहीं हो पाती है अब निरंतर जनता से भी मिलने का प्रयास करूंगा, और जो भी उनकी समस्या है उसको निरंतर काम करते रहूँगा, क्योंकि समस्याएं कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। आप कितना भी काम कर लें, कोई ना कोई नई समस्या हमेशा आती रहेगी। तो आपने सुना रायपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 62 यानी शहीद राजीव पांडे वार्ड से पार्षद समीर अख्तर जी को, जिनका कहना है कि समस्याएं हैं जिनका निदान वो कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी उपलब्धियों को भी उन्होंने बताया और आने वाले अपने महत्वाकांक्षा को भी हमारे साथ शेयर किया है। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।